पुराने वक्तों की बात है। एक बहुत ही रहम दिल बादशाह रहता था। उसका अपनी रियाया के साथ बहुत अच्छा सलूक था और उसने कवानीन में बहुत ज़्यादा नरमी कर रखी थी, मगर इसके बावजूद उसकी सल्तनत में अमन व अमान रहता था और कहीं भी कोई भी बुरा काम नहीं होता था। एक दिन उस बादशाह ने अपने लाओ लश्कर को लिया और सैर के लिए जंगल की तरफ चल दिया। जब वो जंगल में पहुंचा तो उस वक्त उस एक जगह पर उसने पड़ाव किया और क्या देखता है कि करीब ही एक दरख्त पर एक बंदर बैठा था। बंदर उसकी तरफ देख रहा था और वो भागा नहीं था, बादशाह को देखकर भी और उसकी फ़ौज को देखकर भी। बादशाह उस पर नज़र बांध कर देखता रहा, वो बंदर भी बादशाह की तरफ देखता रहा। जब काफ़ी देर हो गई तो बादशाह के लिए खैमा लगाने का वक्त आया, तो बादशाह ने उस बंदर की तरफ देखा और अपने सिपाही को हुक्म दिया कि जाओ और उसको थोड़ा बहुत खाना दे आओ, ताकि वो भी शायद भूखा है और इस वजह से देख रहा है और खा लेगा। उसका सिपाही जब उसके पास गया, उसके आगे खाना रखा, तो उस बंदर ने खाना तो ना खाया, मगर उसने ज़मीन से एक ठेकड़ी उठाई और उसके ज़रिए कुछ लिखा। जब उसने कुछ लिखा तो वो बादशाह के सामने पेश किया गया कि उसने खाना खाने की बजाय ये कुछ लिख कर दिया है। जब उस इबारत को पढ़ा गया तो उस पर लिखा हुआ था, जिस तरह का खाना बादशाह खाएगा मैं भी उसी तरह का ही खाना खाऊंगा। जब बादशाह को इसका पता चला तो उसकी दिलचस्पी उस बंदर में और ज़्यादा बढ़ गई और वो बहुत ज़्यादा महजूज़ होने लगा और उसने कहा कि ठीक है, जिस तरह का खाना मेरे लिए लगाओ इसी तरह का उस बंदर के लिए भी लगाओ। तो वही खाना जो बादशाह के लिए तैयार किया गया था उसी में से हिस्सा बंदर को दिया गया। तो बंदर ने दोबारा लिखा कि ये खाना जिस तरह बादशाह के सामने बर्तनों में पेश किया गया है इसी तरह ही मुझे भी बर्तनों में पेश किया जाए। बादशाह और ज़्यादा महजूज़ हुआ और उसने हुक्म दिया कि जैसे मेरे बर्तनों में खाना है वैसे ही उसके लिए भी बर्तनों में दस्तरखान लगाया जाए। जब उसके लिए दस्तरखान एक तरफ लग गया तो उस बंदर को इशारा किया गया कि ये खाना लग गया है। तो उसने दोबारा लिखा कि जिस तरह का दस्तरखान पर बादशाह बैठे हैं और उनका खैमा है इसी तरह का ही खाना मेरे लिए तैयार किया जाए और खैमा भी इसी तरह का ही लगाया जाए और एक तरफ खैमे में बादशाह की तरह दस्तरखान हो, तब मैं खाना खाऊंगा। तो गोया उन्होंने जिस तरह के बादशाह का खैमा था वैसे ही खैमा लगा दिया और जिस तरह बादशाह का दस्तरखान बिछा हुआ था वैसे ही दस्तरखान बिछा दिया। अब वो बंदर जो बैठा हुआ था उस खैमे में आया और आकर उसने वो खाना खा लिया। जब जाने लगे तो उन्होंने बादशाह को हुक्म दिया, बादशाह ने अपनी रियाया को हुक्म दिया कि इसको भगा दो। तो उसने को जब भगाने लगे उसकी फ़ौज ने उसको डराना धमकाना चाहा, तो बंदर ने लिख कर दिया कि मैं आपके साथ जाना चाहता हूँ। बादशाह को जब इसका पता चला तो वो बहुत ज़्यादा महजूज़ हुआ और साथ ही उसने सोचा कि ये कैसा अक्लमंद बंदर है कि इसको लिखना पढ़ना भी आता है और ये साथ जाने के लिए तैयार है। तो उसने आज राह मज़ा कि चलो लुत्फ़अंदोज़ी ही होती रहेगी उस बंदर को साथ लेना चाहा। तो बंदर ने दोबारा से फिर लिख कर दिया कि मैं जैसी सवारी बादशाह सलामत के लिए है ऐसी ही एक सवारी मेरे लिए हो तो उसके ऊपर सवार होकर मैं जाऊंगा। तो गोया बादशाह सलामत एक हाथी पर सवार थे, तो एक दूसरा हाथी सेम बादशाह सलामत की हाथी की तरह तैयार किया गया और तैयार करने के बाद उसके ऊपर बंदर को बिठा दिया गया और बादशाह सलामत के बराबर बराबर चलते वो दूसरा हाथी भी जा रहा था जिसके ऊपर बंदर सवार था। और बादशाह इस मंज़र से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहा था और महजूज़ भी हो रहा था और उसका शिकार का मज़ा और ज़्यादा दुबाला हो चुका था। जब महल में पहुँचे तो उस बंदर ने महल के अंदर जाने से ये कहते हुए इनकार कर दिया कि जिस तरह का
महल बादशाह सलामत का है, इसी तरह का एक महल मुझे दिया जाए तो मैं उसके अंदर रहूँगा। बादशाह सलामत के साथ महल के अंदर मैं नहीं रह सकता। चारों ने चार बादशाह तो पहले ही महजूज हो रहा था। उसने सोचा कि ये कैसा अक्लमंद और पढ़ा लिखा बंदर है कि जो भी बात होती है मेरी बराबरी कर रहा है। तो बादशाह का एक और महल भी था जिसमें कि वो गर्मियों में रहता था। उसने हुक्म दिया कि उसको इस बंदर के लिए तैयार किया जाए। अब वो महल जो दूसरा था वो बंदर के लिए तैयार कर दिया गया और बादशाह का महल और बंदर का महल एक जैसा सजा दिया गया। बंदर उसमें रहता था, खाना वगैरह उसको बादशाह की तरह मिलता था और वो खा लेता था। बादशाह के मुलाजिम बहुत ज़्यादा बंदर से चिढ़ते थे कि ये कैसा बंदर है कि जो पढ़ा लिखा भी है और बादशाह ने हमें इसकी नौकरी पर भी लगा दिया है। और वो दिल ही दिल में सोचते थे कि इससे किसी तरह छुटकारा हासिल किया जाए। बादशाह की उसमें दिलचस्पी बढ़ती जा रही थी। बादशाह हर रोज़ शाम के वक्त उस महल में जाया करता और बंदर के साथ बैठकर उसको बातें सुनाता और वो लिखकर उसका जवाब देता और इस तरह बादशाह सलामत महजूज होता रहता। चारों ने चार उसकी बीवी जो बादशाह की बीवी थी उसको ये बात बहुत नागवार गुजरती और वो बादशाह की इस दिलचस्पी से बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी और दिल ही दिल में बादशाह को हुक्म देती कि आप किसी तरह इससे जान छुड़ाएं और इसको भगा दें। मगर बादशाह महजूज होने की वजह से उसकी बातों को नज़रअंदाज कर देता। एक दिन उसकी बेटी ने सोचा कि मैं भी तो उस बंदर को देखूं कि जिसके मेरे बाबा दीवाने हैं। तो वो उस दूसरे महल में आई तो क्या देखती है कि बंदर शहाना ठाठ बाट के साथ बैठा हुआ है। उसने जैसे ही बादशाह की बेटी को देखा तो उसकी तरफ घूरने लगा और उसको देखने लगा। उसके बाद वो बादशाह की बेटी उसको देखने के बाद वापस आ गई। मगर अब बंदर ने भी उस दूसरे महल में आना जाना शुरू कर दिया और जब भी आता तो बादशाह की बेटी को टिकटिकी बांध कर देखता और उसको घूरता। एक दिन उस बादशाह की बेटी ने पूछा कि बंदर क्या वजह है, तुम क्यों इस तरह देखते हो। तो उस बंदर ने कहा कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। ये बात सुनकर बादशाह की बेटी बहुत ज़्यादा हैरान भी हुई, परेशान भी हुई और उसने जो ये लिख कर बताया था कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, इस जसारत पर बहुत ज़्यादा पशेमान भी हुई कि बंदर की ये हिम्मत। किसी तरह ये बात मलका को भी पहुँच गई। मलका ने ये बात बादशाह को बताई और बादशाह को हुक्म दिया कि इससे किसी तरह छुटकारा हासिल करें। बादशाह को जब इसकी खबर मिली तो बादशाह उसके महल में गया, वो जो दूसरा महल उसका अपना ही था, और जाकर बंदर को कहा कि आप मेरी बेटी से शादी करना चाहते हैं, ये बहुत गलत काम है और आप अब यहाँ से दफ़ा हो जाएं। बंदर ने जैसे ही ये बात सुनी तो फ़ौरन बादशाह की कमर से तलवार निकाल ली और तलवार निकालने के साथ ही उस पर तान ली और कहने लगा कि ये क्यों कर हो सकता है कि आप मुझे अपनी बेटी से शादी करने से मना करें, मैं आपको कत्ल कर दूंगा। उसने दूसरे हाथ से लिख कर जब बादशाह को बताया तो बादशाह की जान पर बन आई और वो सोचने लगा कि अब इससे छुटकारा नामुमकिन है। लिहाजा बादशाह ने किसी तरह अपनी जान बचाने के लिए बंदर को कहा कि आप मुझे सोचने का मौका दें, मैं आपको सोच कर बताता हूँ कि मैं अपनी बेटी तुम्हें शादी में दूंगा या नहीं। बादशाह ये बात सुनकर वापस आ गया और जब वो वापस आया तो उसने ये सारा माजरा अपनी बेटी को सुनाया और मलका को भी बताया और बेटी से बोला कि अब मैं जा रहा हूँ, मेरे बाद आप ही इस सल्तनत की वारिस हैं, आपने ये काम करने हैं और सल्तनत को ऐसे चलाना है। अब मैं बादशाह जब जाऊँगा तो उस बंदर को हुक्म दूँगा और या तो वो मुझसे मारा जाएगा या मैं उससे मारा जाऊँगा। अगर मैं कत्ल हो जाऊँ तो आपने सल्तनत के अमूर को ऐसे इस तरह
سر انجام دینا ہے۔ بادشاہ یہ ساری باتیں بتا رہا تھا کہ اس کی بیٹی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ بہت زیادہ رونے لگی، اور رونے کے ساتھ ساتھ اس نے کہا کہ بابا آپ اس کو نہیں ماریں گے، آپ میری شادی اس بندر کے ساتھ کر دیں۔ جب بیٹی کی یہ باتیں سنی اور اس کا رونا دھونا جب بادشاہ نے دیکھا تو اس سے دیکھا نہ گیا، اور اس نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، میں اس بندر کے ساتھ آپ کی شادی کر دیتا ہوں۔ جب بندر کے اس بات کی خبر ہوئی تو وہ بہت زیادہ خوش ہوا، اور خوش ہونے کے ساتھ ساتھ بندر کا شادی اس لڑکی کے ساتھ کر دی گئی۔ جب شادی ہو گئی، پہلی رات بندر کے محل میں بادشاہ زادی یعنی بادشاہ کی جو بیٹی تھی ٹھہری۔ اگلے دن جب صبح کے وقت گھر آئی تو وہ بہت زیادہ خوش تھی، اور اس کی خوشی کی انتہا نہیں تھی۔ جب اس کی ماں کو پتہ چلا کہ میری بیٹی بہت خوش ہے تو وہ اس بات پر رضامند ابھی بھی نہیں ہو رہی تھی کہ بیٹی خوش کیوں ہے اور اس میں کے اندر کیا ماجرا ہے۔ وہ اپنی بیٹی کو سمجھانے لگی کہ تو اپنے باپ کی ایسے ہی باتوں میں آ گئی اور اس کی جان پر آپ کی بن آئی، تو یہ غلط کام ہے، آپ کو اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہیے تھی، اب بھی موقع ہے، آپ واپس آ جائیں۔ مگر اس کی بیٹی نے کہا کہ اماں میں وہاں پر بہت خوش ہوں اور میری شادی جیسے ہو گئی ہے ٹھیک ہے، تو آپ ان باتوں سے پریشانی نہ لیں۔ مگر اس کی ماں تھی کہ اس کو یہ بات پسند نہیں تھی، اور اس نے ایک دن سوچا کہ میں بھی تو دیکھوں کہ میری بیٹی کیسے خوش ہے۔ اس نے جا کر محل میں چھپ کر دیکھنا شروع کر دیا کہ کیا دیکھتی ہے کہ بادشاہ زادی یعنی کہ اس کی جو بیٹی تھی وہ اور ایک نوجوان شہزادہ خوش و خرم اپنے محل میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس نے سوچا کہ یہ تو شہزادہ ہے، تو پھر وہ بندر کدھر گیا۔ اس نے دائیں بائیں تلاش کیا تو اس کو بندر کی کھال مل گئی۔ جیسے ہی اس کو بندر کی کھال ملی تو اس نے سوچا کہ یہ ایک بادشاہ زادہ ہے، کوئی انسان ہے جو بندر کی کھال میں پھرتا ہے، تو کیوں نہ میں اس کھال کو جلا دوں، تاکہ جب یہ کھال نہیں رہے گی تو اس وقت یہ انسانی شکل میں ہی رہے گا۔ اس نے کھال کو وہاں سے چرا لیا اور چرا کر اپنے بادشاہ والے محل میں آ گئی، اور آ کر جیسے ہی اس نے کھال کو جلایا تو وہ لڑکا جو بندر تھا پہلے تڑپنے لگا، اور تڑپتے تڑپتے وہ اچانک غائب ہو گیا۔ جب وہ غائب ہو گیا تو اگلے دن اس کی بیٹی روتے ہوئے پریشان محل میں آئی، اور آ کر کیا دیکھتی ہے کہ اس بندر کی کھال کچھ جلی بھنی پڑی ہے اور کافی حد تک جو ہے جل چکی ہے۔ تو اس نے اپنی ماں کو کوسا کہ آپ نے یہ کیا کیا، آپ نے میرا سہاگ اجاڑ دیا، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ تو ایک شہزادہ تھا اور اس کے پیچھے اس کا کوئی راز تھا جو کہ ہمیں معلوم نہیں تھا، تو آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا جب میں اپنے گھر میں خوش و خرم تھی۔ اب بادشاہ کو بھی پتہ چلا کہ وہ بہت بڑا شہزادہ تھا، تو بادشاہ نے بہتری کوشش کی کہ اس کو ڈھونڈ سکے، مگر اس کو ڈھونڈنے میں وہ ناکام رہا۔ شہزادی نے کھانا پینا چھوڑ دیا اور اس کی جدائی میں دبلی پتلی اور بیمار رہنا شروع ہو گئی۔ تو ایک دن اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں خود ہی اس کو تلاش کرتی ہوں، تو وہ تلاش کے لیے بھیس بدل کر اپنے محل سے نکل پڑی۔ چلتے چلتے راستے میں ایک جگہ پر رات ہو گئی، تو اس نے ایک درخت کے نیچے اپنا قیام کیا کہ رات یہاں گزارتی ہوں، دن کو پھر کسی جنگل میں اس کو تلاش کروں گی۔ رات کو کیا دیکھتی ہے کہ درخت کے اوپر ہنس کا ایک جوڑا بیٹھا ہوا ہے، چکوری اور چکور بیٹھے ہوئے ہیں۔ چکورے نے کہا کہ کوئی بات کرتے ہیں، تو چکوری نے کہا کہ آپ ہی کوئی بات سنائیں، کیا بات ہے؟ چکورا کہنے لگا کہ ہمارا جو شہزادہ ہے جو کہ ملک یورپ کی طرف رہتا ہے، اس کے جسم پر آبلے پڑ چکے ہیں اور وہ بہت زیادہ تکلیف میں ہے، اور اس کا علاج کرنے والے تمام طبیب عاجز آ چکے ہیں
किसी तबीब से उसका इलाज नहीं हो रहा। तो चकोरी कहने लगी कि उसका इलाज है भी या नहीं। तो चकोरे ने कहा कि उसका इलाज एक ही है कि हमारी ये जो बीठे हैं इनको इकट्ठा कर लिया जाए और इनका लेप बनाकर उस शहज़ादे के ऊपर अगर लगाया जाए तो शहज़ादा तंदुरुस्त हो सकता है। शहज़ादी नीचे बैठी ये बातें सुन रही थी। उसने सोचा कि ये यकीनन मेरे शहज़ादे की बात कर रहे हैं। जब दिन का वक्त हुआ तो चकोरी और चकोरा तो उड़ गए, मगर शहज़ादी ने दरख्त के नीचे से उनकी तमाम बीठें इकट्ठी की और इकट्ठी करने के बाद वो लेकर मुल्क यूरोप की तरफ निकल पड़ी। जब वहाँ गई तो जाकर मालूम किया तो पता चला कि बादशाह का एक बेटा है जो कि एक बहुत पुरअसरार बीमारी में मुब्तला हो चुका है। उसके जिस्म पर जलने के दाग हैं और वो किसी तबीब से ठीक नहीं हो रहे। शहज़ादी ने अब तबीबों वाला भेस बना लिया था और बीठें उसके पास थीं। जब वो वहाँ पर जाती है तो महल के अंदर पहुँचने के लिए उसने बताया कि मैं एक बहुत बड़ा तबीब हूँ और फ़लाँ मुल्क से आया हूँ और शहज़ादे का मैंने सुना है मेरे पास उसका इलाज है। जब बादशाह को ये ख़बर पहुँची तो चारों नचार क्या करता, उसने फ़ौरन उस तबीब को बुलाने का हुक्म दिया। अब शहज़ादी तबीब के रूप में वहाँ पर गई तो उसने कहा कि ऐ नौजवान तबीब, आप क्या इलाज करेंगे? यहाँ पर तो बड़े बड़े तबीब आजिज़ आ चुके हैं और किसी के पास इसका इलाज नहीं हो रहा। उस नौजवान शहज़ादी ने कहा कि आप मुझे मौका दें, अगर 40 दिन के अंदर शहज़ादा ठीक ना हो तो आपकी जो सज़ा होगी वो मुझे कबूल होगी। शहज़ादा वैसे भी पहली दवाइयों से ठीक नहीं हो रहा था और अब कोई चारा भी नहीं था कि इसका कोई हल किया जाए। तो बादशाह इस बात पर मान गया। तो उस शहज़ादी ने कहा, जो कि अब तबीब के रूप में थी, कि मेरा कमरा शहज़ादे के बिल्कुल साथ ही हो ताकि मैं उसका बर वक्त इलाज कर सकूं। तो उन्होंने शहज़ादे के साथ वाला कमरा उस तबीब को दिया। शहज़ादी ने जैसे ही उस शहज़ादे को देखा तो उसे पता चल गया कि ये तो मेरा ही शहज़ादा है, मगर उसने आंसुओं पर ज़बत से काम लिया ताकि किसी को ख़बर ना हो और शहज़ादे का इलाज शुरू कर दिया। जैसे ही पहले दिन इलाज शुरू किया तो शहज़ादा रात को पुरसकून होकर सो गया, जो कि कई अरसे से सोया तकलीफ़ की वजह से नहीं था। अब शहज़ादा रात को सो भी गया और खाना भी हस्ब मामूल उसने लेना शुरू कर दिया। अब बादशाह जो था, उसका वालिद था, उसने बहुत ज़्यादा इनाम इकराम देने के लिए बहुत ज़्यादा जश्न मनाने की तैयारियां शुरू कर दी कि शहज़ादा रोज़ बरोज़ जल्द जल्द सेहतयाब हो रहा था। जैसे ही 40वें दिन उस शहज़ादी ने उसका इलाज किया, उसको लेप किया, तो उसके बाद वहाँ से वो निकल गई और अपना कमरा खाली कर दिया और अपने मुल्क में वापस आ गई। जब अपने मुल्क आई तो अब फिर शहज़ादी एक दफ़ा खुश व खुर्रम थी और अपने महल में आकर बैठ गई और अपने घर में रहना शुरू कर दिया। जब उसके वालिद शहज़ादे के वालिद ने तकरीबात सजाई और इनाम देने का एहतमाम किया गया, तबीब को देखा तो वो अपने कमरे में नहीं था। जब उसको पता चला कि तबीब नहीं है तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हुआ और सोचा कि ये कोई फरिश्ता ही था जो कि सिर्फ मेरे बेटे के इलाज करने के लिए आया था। शहज़ादा जब ठीक हो गया तो उसने अपना लाओ लश्कर लिया और उसी बादशाह के पास आ गया जिसके पास पहले वो बंदर बनकर आया था, और उस महल में पहुंचा तो पहुंचकर उसने उस बादशाह से मुलाकात का इरादा ज़ाहिर किया। बादशाह को बताया गया कि एक शहज़ादा आया है जो कि मुल्क यूरोप की तरफ से है और वो आपसे मुलाकात का इरादा रखता है। बादशाह ने फ़ौरन उसका इस्तकबाल किया और उससे मुलाकात की। तो उसने डिमांड की कि मेरी बीवी कहाँ है। बादशाह हैरान हुआ कि कौन सी बीवी। उसने कहा कि आपकी बेटी, जब मैं बंदर था आपने उस वक्त उसकी शादी मेरे से की थी। अब मैं ठीक हो गया हूँ तो मैं अपनी बीवी को लेने आया हूँ और अपनी शहज़ादी को अपने मुल्क वापस ले जाऊँगा। बादशाह बहुत हैरान हुआ और उसने उससे कहा कि बेटा ठीक है, आप उसे ले जाना,
لیکن میری کوئی اولاد نہیں ہے سوائے ایک بیٹی کے، آپ اس ملک کا نظام سنبھالیں اور ادھر جانا رہنے دیں۔ تو وہ اپنی بیوی کو لے کر اس دوسرے محل میں چلا گیا۔ اب اس کی بیوی بہت زیادہ خوش تھی اور خوش ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کا شکر بھی عطا کر رہی تھی کہ اس کو اس کا شہزادہ مل گیا تھا۔ جب دوسرے محل میں پہنچے تو اس کی بیوی کہنے لگی، شہزادی بولی کہ اے شہزادے، یہ کیا راز تھا جو کہ آپ نے مجھے نہیں بتایا تھا اور میری والدہ کو پتہ نہیں تھا؟ اس وجہ سے اس نے وہ بندر کی کھال جلا دی تھی، کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ میری بیٹی اپنے خاوند کے ساتھ خوش و خرم رہے۔ اگر آپ مجھے یہ راز بتا دیتے تو میں کم از کم اس کو بتا دیتی اور اس طرح یہ نوبت نہ آتی۔ شہزادہ بولا کہ کوئی بات نہیں، میں نے بہت کوشش کی تھی کہ آپ کو بتا دوں، مگر یہ راز میں آپ کو نہیں بتا سکا تھا۔ دراصل ہوا کچھ یوں تھا کہ ایک دفعہ میں شکار کے لیے نکلا تھا، اور جب میں نے شکار کے لیے اپنا تیر چلایا تو وہ ایک بچے کو لگ گیا تھا اور وہ زخمی ہو کر گر پڑا تھا۔ تو ایک بزرگ نے اس کو اٹھایا۔ جب میں وہاں پہنچا تو اس وقت اس بزرگ نے کہا کہ تو بندر بن جا، تو میں بندر بن گیا۔ میں نے بہت زیادہ منت سماجت کی، بہت رویا۔ جب میں بہت رویا تو اس لڑکے کو مجھ پر ترس آ گیا اور اس نے بھی میری سفارش کی۔ تو وہ اللہ کا ولی کہنے لگا کہ اب میں اپنی بد دعا تو واپس نہیں لے سکتا، مگر اتنا کر سکتا ہوں کہ 1 سال بعد یہ دوبارہ اپنی اصل حالت میں آ جائے گا، اور اگر 1 سال سے پہلے اس کی ایک شہزادی کے ساتھ شادی ہوگی تو یہ اس کے سامنے اپنی اصلی حالت میں ہوگا، اور وہ بھی صرف رات کے وقت، اور دن کے وقت بندر ہوگا۔ اور اس طرح یہی میری کہانی تھی جو کہ میں نے آپ کو بتانی تھی اور بتا نہیں سکا تھا۔ اب شہزادی اور وہ شہزادہ خوش و خرم اپنی زندگی گزارنے لگے، اور ایک دفعہ وہ اپنے ملک بھی چلے گئے، اور اس کے بعد شہزادے نے آ کر شہزادی کے والد یعنی بادشاہ کا کاروبار سنبھال لیا اور اس ملک کو بھی اپنے ملک کے اندر شامل کر لیا۔